So the first news for today's class is फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल। ठीक है, इसमें हम दो तरीके से चलेंगे। पहला कि कंपेंडियम में क्या दिया था, उसमें क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन से कीवर्ड्स हैं, एंड दूसरा कि उसमें मैं थोड़े से साइड में, जैसे ये टैब है तो इसमें मैंने कुछ कुछ चीजें लिख रखी हैं जो कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, तो वो तुम उसको एडिशनल तुम्हें मैं जो क्लास हो जाएगी उसके बाद दे दूँ। ऑल्सो टुडे वी विल बी कवरिंग हाफ ऑफ द पीडीएफ, हाफ ऑफ जनवरी। तो एंटायर जनवरी बहुत लंबा हो जाता क्लास में, इसलिए मैंने उसको आधा कर दिया है, तो आधा आज करेंगे, आधा हम कल में भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे। तो फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट बिल क्या है, तुम्हें प्रॉपर इसको एक बार रीड मारोगे तो पता लग जाएगा। इसमें हम किस चीज पे ध्यान देंगे, इंसॉल्वेंसी क्या होती है, व्हाट इज इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी इज अ सिचुएशन जब कोई भी कंपनी, पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन अपनी डेट को पे नहीं कर पाता, तो उसको क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट। ठीक है, कोई भी अपनी डेट जब पे करनी पड़ता है, डेट क्या होती है, कॉमर्स वाले कितने, लोन, कर्ज, कर्ज बेसिकली। ठीक है, लोन, या फिर तुमने कुछ भी कहीं से लिया। ठीक है, जब तुम उसको पे नहीं कर पाओगे तो तुम क्या डिक्लेयर हो जाओगे, इंसॉल्वेंट। ठीक, अब इसमें इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी में डिफरेंस होता है, जो कि हम अभी आगे नीचे पीडीएफ में पढ़ते हैं। अब इस पर्टिकुलर FRDI बिल, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल, FRDI बोलूंगा मैं आगे। इस बिल का बैकग्राउंड क्या है कि ये 2017 में आया था। इसने इशू क्या एड्रेस किया था कि इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म्स है उसको हम पूरा टैकल करेंगे, कि जो फर्म्स इंसॉल्वेंट होती है उसको हम एक क्विक सोल्यूशन देंगे, और सारा या तो वो सेल करे या तो मर्ज करे, जो भी बेसिकली उनकी कन्वीनियंस के लिए दिया गया था। ये पूरा FRDI बिल 2017 में आया था। अब इसमें उन्होंने बोला था या तो ये बैंक हो सकता है, या तो कोई NBFC हो सकता है, या इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, पेंशन फंड हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकता है। किसी में भी इंसॉल्वेंसी आती है हम देख लेंगे, हम इसको सारा अच्छे से करवा देंगे। ठीक है, अब NBFC क्या होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये तुमको पता है कि ये बैंकिंग के काम नहीं करती, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं। ठीक है, तो ये तुम बेसिक कॉमन सेंस पे मैं जाता हूँ कि तुम्हें पता है NBFC होती क्या। इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड वगैरह तुमको सब पता है। इंश्योरेंस कंपनीज में क्या आ गया, LIC आ गई, आदित्य बिरला आ गया, ये सारा आ गया। पेंशन फंड क्या होते हैं, जो ETF TTF ये सारे होते हैं। उसके बाद म्यूचुअल फंड, तो नॉर्मल म्यूचुअल फंड है जो भी कंपनी चला रही है। इन सब में कहीं भी कुछ भी होता है, क्योंकि इसमें सब में पैसा इन्वॉल्व है बहुत ज्यादा। कभी येस बैंक का केस आया, मान लो PNB का केस आया, वो नीरव मोदी लेके भाग गया था, तो इन सब में क्या है कि इतनी बुरी हालत हो जाती है कि एकदम से जब तुम्हारा पूरा लोन, तुम उसके भरोसे बैठे हो, तुम उसके भरोसे किसी को और कमिट करके बैठे हो, तो इसमें तुम इंसॉल्वेंट होने की कगार पे आ जाते हो जब कोई ऐसा बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड होता है। ठीक है, ऐसा। अब इसमें इनका सारा एम टू फॉलो आउट और फेलियर ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक, अगर कोई बैंक फेल हो जाता है, चालू होता है लेकिन डेट वगैरह ज्यादा देके और मैनेज नहीं कर पाता अपने फंड्स को, फेल हो जाता है, तो हम उसका ख्याल रख लेंगे, इसका ये एम था। अब ये बिल क्या बताता है कि ये बिल बोलता है कि हम एक रेजोल्यूशन अथॉरिटी बनाएंगे, कुछ भी दिक्कत होती है तुम हमारे पास आओ, हम तुमको पूरा प्रॉपर सिस्टमैटिकली एंड सारा प्रॉम्प्ट एक्शन देंगे। ये उन्होंने बोला था कि जो बिल है ये इसके बारे में बात करता है। अब लेजिस्लेटिव बैकिंग की जरूरत क्या है ऑल टुगेदर, RBI ने क्या बोला कि आप जो सारा फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी देखभाल करने के लिए, उसके जो भी इश्यूज होते हैं उसके लिए आपको एक लेजिस्लेटिव बैकिंग देनी पड़ेगी, और देनी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रॉड से देश की इकोनॉमी हिल जाती है पूरी पूरी। ठीक है, अब हम थोड़ी बात करते हैं RBI के बारे में। RBI फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर सेटअप हुआ है। ठीक है, तो तुमको पता होगा। इसकी दो प्रिंटिंग प्रेस है, एक नासिक में है, एक देवास में है। नासिक कहाँ आता है, महाराष्ट्र। ठीक है, देवास कहाँ आता है, ये भोपाल के पास में। ठीक है, MP में। गवर्नर तुम सबको पता होगा, शक्तिकांत दास, कहाँ से है, बंगाल, उड़ीसा के। ठीक है, ये। अब RBI का गवर्नर कहाँ का है, उड़ीसा का। प्रेसिडेंट कहाँ की है, उड़ीसा, मैं कहाँ पढ़ता हूँ, उड़ीसा। बस ऐसे याद रखो। ठीक है, तो इफेक्टिवली ये दोनों मेरे दोस्त होने चाहिए। प्रयास कहाँ का है, उड़ीसा। हम चारों टीममेट्स, प्रेसिडेंट, प्रयास और RBI गवर्नर और मैं। ठीक है, हम सब उड़ीसा। ठीक है,
ये चीज एस्टैब्लिश कब हुआ था आरबीआई? 1934 में, तुम सबको बेसिक इतना पता होगा। हेडक्वार्टर सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कहाँ है? एक ही शहर में है। कोई भी कंपनी का हेडक्वार्टर जो कि फाइनेंशियल ऑपरेशन करती है, ऐसे ही नहीं मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री बोला जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा मुंबई में ही रखा हुआ है देश का। ठीक है, सबका हेडक्वार्टर, कोई भी बैंक उठा लो, रैंडम तुम तुक्का भी मार के आ सकते हो कि इसका हेडक्वार्टर हमेशा मुंबई में ही होगा। आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एसबीआई हो गया। एसबीआई में हर्षद मेहता तुमने स्कैम देखा हो, कहाँ था एसबीआई का हेडक्वार्टर? मुंबई में ही है। ठीक है, तो ये चीज अब 1934 में ब्रिटिशर्स के टाइम पे आरबीआई आ गया था, उनके रूल्स और रेगुलेशंस के अंडर चलता था। इसको नेशनलाइज कब किया गया है? 1949 में। तब से ये नॉर्मल अपने ऑपरेशंस कर रहा है। अब इसके बैंक रेट निकलता है, रेपो रेट निकलता है, रिवर्स रेपो रेट निकलता है, सारा इकोनॉमिक्स वाला काम है। ये रेट्स को रट के चले जाना। कब? जब लेटेस्ट तुम्हारे एग्जाम के 15 दिन पहले या 1 महीने पहले जो भी रेट चल रहा हो, वो रेट सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं और तुम वो पॉइंट पॉइंट में कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, कौन सा रेट चल रहा है, क्या चल रहा है। प्लस तुम्हें पता होना चाहिए रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एक एक लाइन के आंसर था। रेपो रेट क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं तुम्हें तो सिलेबस में ही। ठीक है, ये सारा। अब उसके बाद हम चलते हैं आगे। आरबीआई की हमने बात कर ली। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का एक अमेंडमेंट आया 2021 में, जिसमें उन्होंने स्ट्रीमलाइन करने का सोचा कि हम ये जरा एफआरडीआई बिल को थोड़ा और स्ट्रीमलाइन करते हैं। अब जरा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का पूरा देख लेते हैं क्या चीज है। ठीक है, आईबीसी कब आया? ये 2016 में आया था। बहुत ज्यादा इमर्जिंग फील्ड है, कॉर्पोरेट लॉ का एक डिपार्टमेंट है, पूरा विंग बोलते हैं आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। मेरे बैच में इतने सारे लोग हैं जो कि इसमें माहिर बन गए, जिनकी प्लेसमेंट भी इसी में लग गई, क्योंकि बहुत ज्यादा इमर्जिंग है। ठीक है, जो इसका मास्टर बन जाता है उसका करियर ऑलमोस्ट सेट है। आईबीसी जैसे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है, कॉर्पोरेट लॉ होता है, ऐसा ही एक विंग आईबीसी होता है। ठीक, 2016 में आया। अब हमको डिफरेंस देखना है कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी में डिफरेंस क्या है ऑल टुगेदर। इंसॉल्वेंसी कौन सी सिचुएशन है? जब आप अपनी आउटस्टैंडिंग डेट को पे नहीं कर पाते हो। ठीक है, बैंक्रप्सी क्या होती है? आपको कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट डिक्लेयर करेगा कि आप बैंक्रप्ट हो। ये कोई पर्सन को भी कर सकता है या एंटायर एंटिटी को भी कर सकता है, जिसके पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स हो और उसके क्रेडिटर्स से वो मार ना खा जाए, इसलिए कोर्ट से अपने आप को बैंक्रप्ट डिक्लेयर करवाता है। ठीक है, मान लो मैं बोल रहा हूँ जमाने में जाके, यार तुमसे मैंने जो 1 लाख का लोन लिया था वो मेरे पास पैसे चुकाने के लिए है नहीं, और तुम्हें दिख रहा है कि मैं आईफोन 14 प्रो मैक्स चला रहा हूँ। ठीक है, तुम ऑब्वियसली मुझे पीटोगे कि भाई इसको बेच के देना, तू क्या तेरे लाइफ स्टाइल से तो नहीं दिख रहा तेरे पास पैसे हैं। ठीक है, ये चीज कि तेरे पास पैसे नहीं है। ओके, अगर मेरे पास लीगल ऑर्डर्स फ्रॉम द कोर्ट हैं कि मैं बैंकरप्ट हूँ भाई, ये तो मेरी बेसिक नेसेसिटीज है जो कि मैं चला रहा हूँ, तब जाके तुम मुझे छू भी नहीं सकते। तुम्हारी कोई राइट नहीं बचती, क्योंकि यार कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया मतलब बैंकरप्ट तो है बंदा। ठीक है, कोर्ट भी ऐसे ही करता है। कोर्ट तुम्हारे पास आईफोन तो वैसे ही नहीं बचने देगा, तुम्हारे सारे एसेट सेल ऑफ कर देगा, सिर्फ बेसिक नीड्स पे रखेगा, तब जाके तुमको बैंकरप्ट डिक्लेयर करता है। ठीक है, शिवाजी द बॉस कितनों ने देखी है? रजनीकांत वाली। एक सीन याद है जब उसका सब कुछ बिक जाता है शादी के बाद, बैंकरप्ट हो जाता है, उसका बैंक बोलता है आपकी घड़ी भी देनी पड़ेगी, आपकी मर्सिडीज भी देनी पड़ेगी, आपका ये भी देना पड़ेगा। याद है सीन? सड़क पे आ जाता है वो, उसके पास बस एक वॉलेट बचता है, कुछ नहीं बचता। वो एग्जैक्ट बैंकरप्सी का सीन ऐसे होता है, जब बैंक वाले आपका सब कुछ छीन के ले जाते हैं। भैया तुम्हारा ये इतना पे हो जाएगा, उतना पे। विजय माल्या के साथ क्या हो रहा है? यही हो रहा है। वो तो वहां ऐश कर रहा है, लेकिन इंडिया में जितनी प्रॉपर्टी थी सब कुछ सेल ऑफ हो रही। किंगफिशर ऐसी तो सेल ऑफ हुई, तुम्हारी डेट पे करने के लिए उन्होंने किंगफिशर बेची है। ठीक, ये चीज। तो ये पहला वाला पॉइंट आपको समझ में आया, पहली न्यूज। नीलामी से ही तो आपका सारा बैंकरप्सी डिक्लेयर होने के तरफ प्रोसेस जाता है ना। नीलामी मतलब फॉर एग्जाम्पल ये एप्पल पेंसिल। ठीक, मेरे पास मैंने लोन लिया हुआ था श्रुति से 8,000 रुपए। अब श्रुति को अगर वो लोन मेरे से वापस लेना है, मेरे पास कुछ नहीं बचा लाइफ में, सिर्फ ये पेंसिल बची, इसकी वैल्यू 8,000 की है। मैंने इसको बेचा, मैंने श्रुति बैंक वालों ने बेचा, क्योंकि श्रुति किसके पास जा रही है? बैंक वालों के पास। तुम्हारे पास अगर इसकी सारी प्रॉपर्टी सीज करके रख ली है तुमने, तो तुम मुझे मेरे 8,000 दे दो। बैंक वाले बोलते हैं अच्छा तुम्हारे 8 बनते हैं, इसकी ये पेंसिल है, इसको बेच के ले लेते हैं, तुम अपने 8 ले जाओ, तुम्हारा एक डेटर खत्म। ठीक है, ये चीज ऐसे करते करते, क्योंकि मैंने बैंक से भी लोन लिया होता है और कुछ गिरवी रख के लिया होता है, तो वो सारी प्रॉपर्टी बैंक वाले ले जाते हैं।
गिरवी ही तो इसलिए रखी जाती है। मॉर्गेज का नाम सुना है? मॉर्गेज क्या होता है? मॉर्गेज इज समथिंग, मैंने कार ली 1 करोड़ की, लेकिन उसके बदले मुझे अगर लोन लेना है 1 करोड़ का, तो मुझे 1 करोड़ का कुछ उनके पास रखना पड़ेगा। ऐसे तो लोग उठा उठा के ही भागते रहे पैसे, ठीक है। तो ये जितने भी नीरव मोदी, विजय माल्या और जो भी सहारा है, इन सब ने जितने भी लोन्स लिए थे, इनने उन सब के अगेंस्ट मॉर्गेज रखी हुई थी। इसीलिए भले ही सिस्टम हिल गया पूरा के पैसा खा के भाग गए, लेकिन सबके अगेंस्ट मॉर्गेज रखी हुई है, जो कि धीरे धीरे अपने थ्रू द रेड टेपिज्म एंड द एंटायर प्रोसेस वो हो रहा है काम। सबको पैसा मिलेगा जो ऑलरेडी उड़ चुका है। फॉर एग्जाम्पल, उसने मान लो 1 करोड़ के लोन के अगेंस्ट अपनी कोई कार रखी थी। कार क्या है? अप्रिशिएटिंग एसेट तो नहीं है। 1 करोड़ की कार तो 50 लाख की बची, पता चला 3 साल, ऐसा। तो वो वहां पर फिर तुम्हारी लॉस तो ही, ठीक है। पहला पॉइंट समझ में आया सबको? अच्छे से याद रहेगा? ओके। यहाँ पर कोई सेक्शन नहीं था शायद, नहीं, नहीं था ना, सेक्शन नहीं लिखा, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है ईडब्ल्यूएस के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस कोटा जो है, उसमें एक केस आया था। कौन सा केस? एक नीट का एस्पिरेंट था अक्टूबर 2021 में। उसने बोला कि आपने जो 8 लाख की इनकम बोली है, एक क्राइटेरिया सबसे पहला कि 8 लाख की इनकम होनी चाहिए ईडब्ल्यूएस की, वो क्यों होनी चाहिए? 8 ही रैंडम नंबर फेंक दिया गया आपने 8, ऐसा उसने बोला। तो उसके बाद क्या होगा? रिपोर्ट्स क्या बोलती हैं कि 8 लाख इज अ फाइन बैलेंस, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। ये रिपोर्ट में बोला है कि इट्स टक अ फाइन बैलेंस। सबसे पहले हम थोड़ा ईडब्ल्यूएस के बारे में बात कर लेते हैं। 2019 में यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने सबसे पहले आइडिया पिच किया और अप्रूव किया कि ईडब्ल्यूएस नाम से हम एक 10% का कोटा बना सकते हैं। किसमें हो सकता है ये कोटा? ये गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हो सकता है, या स्टूडेंट के लिए हो सकता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एंट्री के लिए। तभी जब ये फाइनली अप्रूव हुआ है 2021 में, जाके मोहर लगी है सब जगह से अप्लाई होने की, तब इस बार पहली बार ईडब्ल्यूएस आया क्लैट में, ठीक है। इससे पहले नहीं था ईडब्ल्यूएस, इस बार पहली बार से आया, ठीक। तो कहाँ के लिए अप्रूव हुआ है? गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। ऑब्वियसली किसकी कैटेगरी में से उठा लिया गया इसको? जनरल कैटेगरी में से, ठीक है। ये चीज, इसमें काफी केसेस भी हुए। बिहार का कोई एक एनजीओ था, उन्होंने बोला कि आपको सब कुछ इसमें से क्यों खाना है, जनरल कैटेगरी में से। एक वो जो 49% वाला थ्रेश होल्ड है, आप उसके ऊपर कैसे निकल सकते हो? उन्होंने बोला ऊपर थोड़ी निकल रहे हैं, हम तो जनरल में से ही खा रहे हैं, हम तो 49 के अंदर ही है, हमने जनरल कम कर दिया, ठीक है। ये चीज, आपने एडिशनल कोटा थोड़ी क्रिएट किया, आपने जनरल में से खा लिया। तो ये चीज ईडब्ल्यूएस, तो ये चीज है। अब इसमें कुछ क्राइटेरिया होता है जो कि तुमको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा। पहला क्या होता है कि आपकी फैमिली इनकम 8 लाख पर एनम से कम होनी चाहिए। तुम सबने ईडब्ल्यूएस के लिए अगर अप्लाई किया होगा, क्लैट का फॉर्म भरा होगा, तुमने कहीं ना कहीं सारे क्राइटेरिया पढ़ रखे होते हैं, ठीक है। बहुत लोगों के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा भी। मैं करना चाहूँ तो मेरे पास भी आ जाए, लेकिन मैं अभी कुछ काम करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं देना क्लैट, तुम्हें देना। तो ये चीज, आपकी फैमिली के पास 5 एकड़ से ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होना चाहिए, ठीक। तीसरा, कि आपका जो रेसिडेंशियल घर है उसका एरिया 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल पुश्तैनी हवेली में रह रहे हो, आप ईडब्ल्यूएस बोलो अपने आप को, तो बेवकूफ करोगे, ठीक है। ये चीज, अगर आपका फ्लैट भी है तो वो भी 1000 स्क्वायर फीट से कम नहीं होना चाहिए। आपका प्लॉट जो है 100 यार्ड से कम नहीं होना चाहिए। आपका प्लॉट का एरिया जो कि नॉन नोटिफाइड एरिया, म्युनिसिपल सेक्टर, नॉन म्युनिसिपल सेक्टर, सारे टेक्निकल काम है, आप देखो, ठीक। ये चीज, 10% रिजर्वेशन मिलेगा जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। अब इसमें अगर हम इसको कंपेयर करें क्रीमी लेयर से, क्रीमी लेयर कहाँ है, कौन से वाले कैटेगरी में आती है? ओबीसी, ठीक है। क्रीमी लेयर में भी ऐसा ही कुछ इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या कंसिडर किया जाता है? क्रीमी लेयर इज जस्ट एक परसेंटेज ऑफ इनकम। 8 लाख भी नहीं है उसमें शायद, और आगे पीछे कुछ एग्जैक्टली देख के बता दूंगा मैं बाद में। तो क्रीमी लेयर में कुछ भी कंसिडर नहीं किया जाता। तुम हवेली में रहो, तुम्हारी इनकम कम है ना, बस इनकम कम, प्रॉपर्टी तुम्हारे पास भरपूर हो बिल्कुल, प्लॉट भी पड़े हैं, फ्लैट भी पड़े हैं, रोल्स रॉयस भी खड़ी है, लेकिन इनकम अगर तुम कुछ बाय सम हाउ शो कर दो कि 8 लाख से कम है, फॉर एग्जांपल 8 लाख लेते हैं, ठीक है। क्रीमी लेयर की एक बार मैं गूगल कर लेता हूँ क्या एग्जैक्टली, तो फिर हम उसी पे डायरेक्ट बात करते हैं, तुम लोग लिख भी लेगा। क्रीमी लेयर 8 lakhs ही है भैया। 80 है ना? हाँ 8 लाख, तो वेरी इजी टू रिमेम्बर, सबका 8 ही है, ठीक है।
तो 8 लाख अगर होती है, सिर्फ तुम्हारी इनकम तुम जैसे तैसे 8 लाख शो कर दो, तुम उस तय नहीं रही ज्यादा हो तो भी तुम्हें कोटा मिलेगा ओबीसी का। ठीक है, ये चीज। तो ईडब्ल्यूएस में उन्होंने एडिशनल क्राइटेरिया लगा दिया, प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अब इस पर डिबेट हुई कि यार लैंड वैंड तो मत घुसाओ यार बीच में, क्यों घुसा रहे तुम। तो फाइनली उसके बाद जाके इन्होंने एग्रीकल्चरल लैंड वाला क्राइटेरिया ड्रॉप कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि चलो वो नहीं देखते। ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड अब करंट सिचुएशन के हिसाब से नहीं देखा जाता है। वो जो मैंने तुम्हें अभी दिखाई थी टर्म्स एंड कंडीशंस, वो पुरानी वाली। आगे हम इसी डॉक्यूमेंट में आगे पढ़ेंगे क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पर वो ओबीसी वाला मैकेनिकली अडॉप्टेड सारा उस पर डिबेट चली कि आपने ओबीसी में कैसे 8 लाख लिए। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि हमने जो 8 लिए, देखो ओबीसी में जब 8 ली थी तब तो तुमने कुछ नहीं बोला, तो ईडब्ल्यूएस में 8 बोलने आ गए। ठीक है, इन्होंने सारा वो सब अपना पुराना दिखाया, फिर पूरा तुम इसको रीड कर सकते हो अच्छे से। अब इनका रिकमेंडेशन क्या था कि आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट और इन सब में आप एक नेसेसरी कोटा कर सकते हो जिसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। इन्होंने बोला कि जैसे एक ही ऑप्शन दे दिया कि ईडब्ल्यूएस में however exclude irrespective of income person whose family has 5 acre of land और ये सब। ठीक है, the committee altogether omitted the residential asset criteria but retained the 5 acre plot criteria। ठीक है, 5 acre plot वाले को उन्होंने पहले फिलहाल रखा कि इसको रखते हैं, रेसिडेंशियल वाला रहने देता। ठीक है, फिर उन्होंने ऑल टुगेदर आगे जाके वो हटा दी। ठीक, अब इन्होंने क्या बोला कि हम जब इसको अप्लाई करके देखते हैं, पहले 19 में लगा के देखेंगे, फिर 20 में लगा के देखेंगे, 21 में भी अगर थोड़ा बहुत हमारा ट्रायल सही रहता है तो फाइनली इसको 22 से अप्लाई करेंगे। 3 ईयर का फीडबैक लूप साइकिल इन्होंने डिसाइड करी थी कि एक बार 19 में देखो, 20 में देखो, 21 में देखो, तब जाके जब इनका सब सही हुआ तब 22 में अब अप्लाई होना चालू हुआ ईडब्ल्यूएस। समझे? अब तुम्हें लॉजिक समझ में आ रहा है क्यों अब इस साल से चालू हुआ, 2019 से लाके बैठा हुआ। ठीक है, ये चीज ईडब्ल्यूएस के बारे में फैक्ट। अब 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 2019 में, जिसमें अमेंड किया गया आर्टिकल 15 एंड 16। लिख लो अब आर्टिकल 15 क्लॉज 6 एंड 16 क्लॉज 6, ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ईडब्ल्यूएस, ठीक, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन वही उसमें नीचे बताया कि जॉब्स में मिलेगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मिलेगा। आज के लिए हमारे पहले 2 आर्टिकल क्या हो गए, 15 क्लॉज 6 एंड 16 क्लॉज 6। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में तुमसे कोई पूछे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी अमेंडमेंट से आया था, 103, 103, 103, बोलो कौन से अमेंडमेंट से आया था, अनम्यूट करके बोलो। 103 103 3 बार बोल रहे हैं, 3 है ना लास्ट में, बोलो। 103 103 103। हाँ, और कोई बोलो, जल्दी बोलो, 103 103 103। तेज बोलना है, रैपर जैसे एकदम, एमिनेम। जल्दी जल्दी बोलो बोलो बोलो, कौन से अमेंडमेंट से ईडब्ल्यूएस आया? अरे बोलो, बोल ही नहीं रहे तुम, टाइप थोड़ी करना था बेटा, तुमको रटवाने के तरीके। 103 103 103। ओके, तो वाई 3 टाइम्स लास्ट में 3 है। ठीक है, कौन से ईयर में आया है ईडब्ल्यूएस? तो तुम 19 लेके बैठ जाओ। तुम लोग कौन सी क्लास में थे 2019 में? Class 9। 9th, तुम 9th में थे और तुम अब उसको यूज कर रहे हो 12th में आके। ठीक है, 9th हो गई, 10th हो गई, 11th हो गई, 12th में जब तुम्हें काम आना चाहिए तब वो काम आ रहा है। ठीक है, ये चीज। तो 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6 पूरे एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। ठीक, इतना याद रहेगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस अपना खत्म हो चुका है। अब हम चलते हैं प्रोटेक्टिंग वल्नरेबल विटनेसेस की तरफ। जो भी विटनेस होते हैं देश में किसी भी केस में, वो काफी ज्यादा वल्नरेबल होते हैं टू मेनी एक्सटेंट। बहुत सारी चीजें कि उनका, मान लो सेक्सुअल असॉल्ट का कोई केस है तो उसमें कोई विटनेस है तो वो भी काफी ज्यादा वल्नरेबल हो गया। वल्नरेबिलिटी मतलब क्या होता है? ओपन टू सम हार्म या फिर कुछ इस टाइप का। Who is too weak to sustain। अगर कोई नॉर्मल आदमी नहीं है तो उसको आराम से मैनिपुलेट करके, दड़ा के, धमका के अपनी तरफ घुमाया जा सकता है।
कुछ विटनेस ऐसे होते हैं जो कि काफी ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, यार इनको कोई अगर डराएगा धमकाएगा ये तो कोर्ट में जाके पलट जाएंगे, ठीक है। कौन कौन आता है उसमें? एज न्यूट्रल विक्टिम जो सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टिम है, ठीक है, उनका मेंटल ट्रॉमा है पहले से, पहला वो। फिर उसके बाद जो अननेचुरल ऑफेंसेस के विक्टिम, 377 आईपीसी लिखो, अननेचुरल ऑफेंसेस, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट, जो कि किसी मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में जो भी बीमारी दी गई है उससे सफर कर रहे हैं। फोर्थ, जिनको या तो स्पीच में कुछ डिफेक्ट है या कुछ हेयरिंग में डिफेक्ट है या फिर कोई और डिसेबिलिटी से वो कर रहे हैं, तो डिसेबिलिटी प्रोटेक्शन एक्ट एक है इंडिया में, वो उसमें दिया रहता है कौन सी डिसेबिलिटी कहाँ से क्या। मेरा डिसेबिलिटी लॉ था ऑप्शनल में, इसलिए पूरा पड़ा हुआ है ये चीज। अब जो इसमें विटनेस प्रोटेक्शन है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक 1996 का केस उठाया और उसमें बोला कि जो 2004 और 17 में सारा पूरा उन्होंने अलग अलग केसेस उठा के उस पर बात करी थी, हमारा वो मतलब का नहीं है, हमारे मतलब का है कि वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर, VWDC, ये एस्टैब्लिश करे गए हैं कंट्री में, करने का बोला है कि हर हाई कोर्ट अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में ये एस्टैब्लिश करेगा। VWDC, वी विल टेल दिस अगेन, हम इसको ऐसे रेफर करेंगे VWDC, पूरा नहीं बोल रहा हूँ। इन्होंने क्या बोला कि हम जनवरी में निकाल रहे हैं, अगले 2 महीने के अंदर, दैट इज मार्च तक आप ये सारे अपने स्टेट्स में बना दोगे। क्यों बनाने का बोला है और कैसे रहता है? दिस इज वेरी सेम एज द ADR सेंटर्स जो भी होते हैं। ADR का हमने पहले पढ़ रखा है क्लास के, ADR सेंटर्स क्या होते हैं, जिसमें आप ऑल्टरनेट वेज ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करते हो। मान लो हमें कोर्ट में नहीं जाना, लेकिन हम अलग अलग तरीके से अपना डिस्प्यूट निकलवाना चाहते हैं, मान लो मीडिएशन हो गया या फिर कंसिलिएशन हो गया, ऐसे करके, ठीक। तो ADR जैसे ही होते हैं कि आपको ऐसे ही रखना है। एंड इसमें फिर उन्होंने बोला कि चीफ जस्टिस जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की है, उन्होंने क्या बोला कि उनको बोला गया कि गीता मित्तल आप एक काम करो, ये जो कमेटी बन रही है ऑल इंडिया WBWDC ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसकी आप हेड बन जाओ। तो ये कहाँ की चीफ जस्टिस थी? JNK हाई कोर्ट की, गीता मित्तल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। गीता मित्तल का सीधा क्वेश्चन आ सकता है कौन से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो मैं ऑप्शन दे देगा 4 सेट, तो मैं सामने साफ साफ क्वेश्चन दिख रहा है, वन लाइनर, इलेक्ट में तो वन लाइनर ही आता है, ठीक है। तो गीता मित्तल वहाँ की चीफ जस्टिस थी और ये ऑल इंडिया VWDC ट्रेनिंग कमेटी बनी हुई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी LSA जो होती हैं, जो कि लीगल एड देती हैं, फ्री में लोगों को अवेयर करती हैं लीगल प्रोग्राम्स के बारे में, उनके बारे में उनको बोला है कि आप स्टेट लेवल वालों से भी कोऑर्डिनेट करो, नेशनल लेवल की जो नालसा है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो आप इससे भी पूरा कोऑर्डिनेट करो एंड ये सारे ट्रेनिंग सेंटर्स बनाओ, ठीक, जिससे अवेयरनेस फैले, अगर कुछ विटनेस का मैनिपुलेशन होता है तो वो रुके, एंड सेंसिटाइजेशन हो स्टेक होल्डर्स का, जो भी विटनेस के प्रोटेक्शन के लिए लायबल है रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम बताई थी इसमें, क्या आप कोर्ट्स में जाओ और लोगों को, स्टेक होल्डर्स को, बार को, बेंच को, स्टाफ को, व्हाट इज बार एंड व्हाट इज बेंच? बार एंड बेंच नाम सुना है? सोसाइटी का नाम, बार इज एसोसिएशन ऑफ एडवोकेट्स, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार मतलब कौन सा बार, वो वाले बार की बात नहीं कर, अलग बार की बात, लीगल वाला बार, ठीक है। वो लोग उस बार के बाद कहीं और भी बार में जाते हैं, लेकिन हम कौन से बार की बात कर रहे हैं? ये वाले बार की बात कर रहे हैं। बार इज कलेक्टिव टर्म फॉर ऑल द एडवोकेट्स। जब मैं बार बोलता हूँ मतलब एडवोकेट्स की बात हो रही है, बेंच मतलब जजेस की बात हो रही है, ये बेंच वो बेंच, ये बेंच वो बेंच, कहीं का भी कोई भी जज हो, मैं किसी भी जज को एड्रेस कर रहा हूँ ऑल टुगेदर जुडिशियल, अगर फ्रेटर्निटी को मैं कर रहा हूँ एड्रेस, तो मैं क्या बोलूंगा? बेंच। मुंशी वगैरह को अगर मैं एड्रेस कर रहा हूँ तो क्या बोलूंगा? स्टाफ, बार बेंच स्टाफ। ये हुए सारे स्टेक होल्डर्स किसके? VWDC, सिंपल, समझ गए? ओके। अब थोड़ा सा हमने हिस्ट्री देखी कि विटनेस प्रोटेक्शन इंडिया में क्या, कहाँ अभी है, कहाँ चालू हुआ, ठीक है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम निकाली थी एक, जिससे उन्होंने सारा ये बोला कि हम विटनेस प्रोटेक्शन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब उसमें उन्होंने बोला कि विटनेस की राइट है फ्रीली टेस्टिफाई करना इन द कोर्ट ऑफ लॉ,
कोई भी विटनेस होता है तो वो बिना किसी कोर्जन और उसमें उसका राइट टू लाइफ होता है, वो आर्टिकल 21, क्योंकि तुम्हें पता ही लिखने की जरूरत, लेकिन आर्टिकल 141 और 142 लिखने की जरूरत है, ठीक है, तो मैं सामने दिया, लॉ बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, दिस इज 141, ठीक, एंड 142 इज बाइंडिंग तो हो गया, 142 इज कि ये जो लॉ है ये फाइनल होगा, उसके बाद कोई मुंह नहीं चलाएगा नीचे वाला कोर्ट, ठीक है, ये चीज 141 वो हो गया, 142 हो गया, दो हमने अभी तक टोटल 4 लिख लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, है ना, ये चीज। उसके बाद हम चलते हैं कि इस स्कीम में उन्होंने बोला कि विटनेस का प्रोटेक्शन होना चाहिए, फिर उन्होंने केस साइट कर दिया, केस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इसको हम स्किप कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड क्या है, विटनेस जो होते हैं वो आईज और ईयर्स ऑफ जस्टिस होते हैं, इनसे बस जज से ऐसे बकचोदी करवा दे, ठीक है, आईज एंड ईयर्स ऑफ जस्टिस होते हैं, जो भी, ठीक है, कुछ एड हॉक स्टेप्स होने चाहिए, ये होने चाहिए, वो होने चाहिए, ये सारा उन्होंने बताया, ठीक, तो आगे चलते हैं। यहाँ तक सबको सब कुछ समझ में आया है? कैन यू गाइस अनम्यूट एंड टेल मी? हाँ भैया। Yes, भैया। यस भैया। कोई बोर तो नहीं हो रहा है क्लास में? इससे तुमको मेरी लीगल वाली क्लासेस याद आ रही है थोड़ी थोड़ी? लीगली से पढ़ाता हूँ जी के हर्षल पे। ओके, तो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, इंडिया में जो भी कोर्ट है उसमें क्या लैंग्वेज होनी चाहिए, उस पर विवाद चला था, वो पूरा ऑल टुगेदर दैट वाज एन इशू इन जनवरी। क्यों आया न्यूज में? गुजरात हाई कोर्ट में एक जर्नलिस्ट को बोल दिया गया कि तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, हाई कोर्ट में तो यही होता है। अब हम जरा फैक्चुअल बैकग्राउंड देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो पहले शुरू में क्या होता था कि कोर्ट्स की लैंग्वेज उर्दू होती थी, फिर वो बन गई पर्शियन, फिर वो बन गई फारसी, फिर वो बन गई, ब्रिटिश रूल में फारसी ही चली ऑल टुगेदर, ठीक है। जब ब्रिटिश रूल खत्म हुआ तो उन्होंने, ब्रिटिश रूल जब आ गया था अच्छे से, कुछ साल अच्छे से रह गए थे वो लोग शासन में, उसके बाद क्या बोला उन्होंने, इंग्लिश बनेगी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज। कहाँ की? कोर्ट्स की, सब कोर्ट्स की। जब इंडिपेंडेंस हुई, आर्टिकल 343 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखो, उसमें क्या बोला गया कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन विच स्क्रिप्ट? देवनागरी। 343 वेरी इंपॉर्टेंट, रैंडम क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए? हिंदी। क्या हम इसको नेशनल लैंग्वेज से कंफ्यूज करेंगे? ठीक, तो क्या इंडिया की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज है या नेशनल लैंग्वेज? ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो हिंदी हमारी मातृभाषा क्यों बोलते हैं? इस वो वाइडली स्पोकन है, बट मतलब वो नेशनल लैंग्वेज नहीं है। मातृभाषा क्या होती है? मदर टंग। Mother tongue. तमिलनाडु की मातृभाषा कैसे हुई फिर हिंदी? Can you impose Hindi as an official language in court? नहीं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, चलो। It is mandated that English will continue to be used for all official purposes for 15 years from the commencement of the Constitution, ठीक है। इंग्लिश को शुरू के सिर्फ 15 साल के लिए बोला गया था कि आप कोर्ट में यूज करोगे, क्योंकि कुछ लोग अभी भी शायद कहीं ना कहीं से आ रहे हो, उनको हिंदी अच्छे से आती नहीं है। तुम क्या करो कि इंग्लिश को ही रखो अपनी मेन लैंग्वेज फिलहाल, ठीक है। और हर लैंग्वेज, मतलब कोई भी कुछ होता है तो उसके साथ इंग्लिश डॉक्यूमेंट तुमको मैंडेटरी देना पड़ेगा। अब चलो आगे चलते हैं। आर्टिकल 348 1 क्लॉज ए लिखा हुआ है सामने, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, unless the parliament of law provides otherwise, all proceedings before the Supreme Court and in every high court shall be conducted in English। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, पूरी रट जाओ, ठीक है, कि जब तक कोई पार्लियामेंट का लॉ नहीं आ जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट और सारे के सारे हाई कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज चलेगी? इंग्लिश ओनली। रीजन, इंग्लिश जो है कहीं ना कहीं सबने पढ़ी हुई है इंडिया, ठीक है।
तुम तमिलनाडु से आ रहे हो, मिजोरम से आ रहे हो, गुजरात से आ रहे हो, कन्याकुमारी नहीं, केरला से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, जम्मू से आ रहे हो, उड़ीसा से आ रहे हो, बंगाल से आ रहे हो, तुम्हें हिंदी नहीं भी आती हो, इंग्लिश आती हो, अजम्पशन, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या देश के सिर्फ दिल्ली के ही लोग आते हैं? कहीं का भी एडवोकेट आ सकता है, कहीं का भी जज आ सकता है, प्रमोट होकर ट्रांसफर होकर, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ओपन टू एवरीवन इन द कंट्री, ठीक। दिल्ली हाई कोर्ट नहीं है, दिल्ली हाई कोर्ट इज नॉट ओपन टू एवरीवन, दिल्ली का है। एमपी हाई कोर्ट का है, एमपी का है। तुम अज्यूम कर सकते थे कि यहाँ के लोगों को हिंदी आती होगी, ठीक। सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का तो ये लॉजिक था। हाई कोर्ट में क्या है कि हाई कोर्ट को बनना था थोड़ा थोड़ा सुप्रीम कोर्ट जैसा, कि हम थोड़ा उसके जैसा चलेंगे, वैसा थोड़ा ऑफिशियल अच्छा लगेगा, क्योंकि एक तो ये चीज हो गई इंग्लिश लैंग्वेज, और एक और चीज कॉमन है, जस्टिस टर्म जो लगती है। सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या बोलते हैं? जस्टिस। हाई कोर्ट के जज को क्या बोलते हैं? जस्टिस। मैजिस्ट्रेट थोड़ी बोलते हैं, जस्टिस होते हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ कि कुछ स्टेट्स ने बोला कि हम नहीं मान रहे, हम तो हिंदी यूज करें। कौन से स्टेट्स हैं वो? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इन्होंने ऑलरेडी ऑथराइज करवा लिया है रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट से कि हम हिंदी यूज कर सकते हैं क्या? उन्होंने बोला हाँ ठीक है, ये हो गया। एमपी, यूपी, राजस्थान, बिहार, इन 4 स्टेट्स में हिंदी चल सकती है हाई कोर्ट में, ठीक। सिर्फ इन 4 में। अब इनसे इंस्पिरेशन किसने ली? तमिलनाडु ने। यार तुम हिंदी यूज कर सकते हो, हम भी तमिल यूज कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या करा कि वो अभी काम कर रहे हैं उस पर, मतलब इंस्पायर तो हो गए, उनको मिला नहीं है, लेकिन तमिलनाडु को हाई कोर्ट की लैंग्वेज, तमिल को हाई कोर्ट की लैंग्वेज बनाने का सोच रहा है, ठीक। अब हम चलते हैं जरा ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963। इसने क्या बोला? गवर्नर को पावर दे दी कि आप कंसेंट ले लो पहले प्रेसिडेंट से और ऑथराइज कर दो कि हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है किसी स्टेट में फॉर एनी जजमेंट, डिग्री और ऐसा। गवर्नर के पास भी पावर है कि वो डायरेक्ट कर सकता है जिस स्टेट में इंग्लिश चल रही हो, तो तुम हिंदी को कर सकते हो, ठीक है। गवर्नर के पास भी पावर है ऑल टुगेदर। अब इसके बाद एक ज्यादा इंपॉर्टेंट अगला वाला पॉइंट बन जाता है, दैट इज इट इज फॉरवर्ड फर्दर प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी जजमेंट, डिग्री और ऑर्डर इज पास्ड any such language, तमिल, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तुम्हें कंपनी में क्या देना है? एक ट्रांसक्रिप्ट, किसमें? इंग्लिश में। मुझे थोड़ी समझ में आएगी तेलुगु, मैं जज बन के बैठा हूँ, जबरदस्ती तुम्हारी तेलुगु पढ़ूं? मुझे इंग्लिश वाला दे दो, मुझे जो पढ़ना है, ठीक है। ये चीज तो इसीलिए हर कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं होता, लेकिन हाई कोर्ट में कहीं भी अगर हिंदी यूज हो रही है तो उसका एक इंग्लिश कॉपी तुम्हें 100% मिलेगी। एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी तुम अपील कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो वो दे देते हैं इंग्लिश कॉपी उसकी। होता है, मैंने तो कितनी इंटर्नशिप्स में इंग्लिश कॉपी पढ़ी थी, क्या ऐसे। द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट जो है उसने कहीं मेंशन नहीं किया कि इंग्लिश इज द ओनली लैंग्वेज व्हिच शुड बी कंसीडर्ड इन प्रोसीडिंग्स, ठीक। ओनली लैंग्वेज नहीं बताया था। किसने? ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट ने। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट में भी हिंदी यूज हो सकती है? हो सकती है, क्योंकि लैंग्वेज तो नहीं बताया ना। अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अभी तक तो नहीं करा है, ठीक। लैंग्वेजेस ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और वो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास कोर्ट की बात होती है, ठीक। अंडर सेक्शन 137 ऑफ सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, languages of the district court shall be similar to the language of the act। मतलब आगे चलते हैं। State government has the power to declare any regional language as an alternative for the proceedings in the court। तभी एमपी के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिंदी में है, महाराष्ट्र के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मराठी में है, बंगाल के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बंगाली में है, सब में प्रोसीडिंग्स उनकी मदर टंग में चलती है। हैदराबाद के सारे कहाँ होंगे? तेलुगु में होंगे। आंध्र प्रदेश के कहाँ होंगे? तेलुगु में होंगे। तमिलनाडु के कहाँ होंगे? तेलुगु में। एक रीजन ये कि जो भी मामले आ रहे हैं वो किन की तरफ से आ रहे हैं? बेसिक फैक्ट्स और सिविलियंस। कुछ मामले, सारे मामले थोड़ी हाई कोर्ट में जाते हैं, सारे के सारे ऑलमोस्ट 90% ऑफ द केसेस गेट डिस्बर्स्ड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल। तो जब मेजोरिटी वही है, सारे लोकलाइट्स ही हैं जिनका मामला आ रहा है, तो उनकी लैंग्वेज में रखो, बढ़िया रहेगा।
दूसरा कि जजेस जो अपॉइंट होते हैं, लॉयर्स जो वहां पर प्रैक्टिस करते हैं, वो वहीं के लोकल हैं। बंगाल के लोग बंगाली में कंफर्टेबल होंगे, जल्दी जल्दी मामला निपटेगा, ठीक है। उनको नहीं आती हिंदी मान लो अच्छे से, तेलुगु वालों को नहीं आती हिंदी अच्छे से, तुम्हारी जो भी मदर टंग है तुम उसमें कर सकते हो आगे, ठीक। अब अगला सेक्शन 272 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीपीसी, सीआरपीसी सॉरी, 1973। इसमें क्या बोला था कि स्टेट गवर्नमेंट शैल डिटरमाइन द लैंग्वेज ऑफ ऑल कोर्ट्स अदर देन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अलावा स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन कर सकती है कि कौन से कोर्ट में क्या करना है, ऐसा। और it broadly means that the language used in the district court shall be the regional language. Regional language. यहाँ पर साफ साफ बता दिया, तो तुम कुछ बोलो ना बोलो, हम तो बोल रहे हैं कि रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए। अब एमपी हिंदी स्पीकिंग है पूरा स्टेट, कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं है, इसलिए हिंदी में सारा काम होता है। यूपी हिंदी स्पीकिंग है, मारवाड़ी एक लैंग्वेज हो सकती है लेकिन उसको वो कोर्ट में नहीं डालते। रीजनल तुम्हारा पूरा राजस्थान क्या बोल रहा है तो हिंदी बोल रहा है, ठीक है, ऐसे। अभी नॉर्मल व्हाट आर द रीजंस फॉर यूजिंग इंग्लिश, तो वो तो मैंने तुमको बता दिया। आगे चलते हैं, क्या है ब्रॉडली देख लेते हैं। इसमें यूनिफॉर्मिटी आती है, इजी एक्सेस है, सीएमडी ट्रांसफर हो जाते हैं, यूनिफाइड स्ट्रक्चर है, और ये एक लिंकिंग लैंग्वेज है। तुम चाइना में भी जाओगे और इंग्लिश में बोलोगे तो तुम्हें तो लोग समझ ही जाएंगे, ठीक है, ऐसा है। अब ये तो तुम नॉर्मल एक रीडिंग लगा देना, तो बहुत बड़ा नहीं है। हाँ, अब आते हैं मैरिटल रेप पे, लास्ट टॉपिक फॉर द डे। मैरिटल रेप क्या है? एक स्टिग्मा जो कि क्रिमिनलाइजेशन के ऊपर इस पे बात हुई थी कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए क्रिमिनलाइज और क्या कैसा। रेप का सेक्शन है 375, मूवी का नाम है पूरी, सेक्शन 375, ठीक। इंडियन पिनल कोड, ये तुमको याद रखना है। अब बैकग्राउंड देख लेते हैं कि मैरिटल इम्यूनिटी जो है वो ग्राउंड फॉर रेप नहीं हो सकती, ठीक। तुम मैरिड हो इज नॉट योर सिंपल एक्सक्यूज फॉर रेपिंग अ वुमन, ठीक। इस पे सबसे पहले किसने लॉ अडॉप्ट किया? 1976 में ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन से होते हैं बताओ? करो गूगल करो, इंपॉर्टेंट है, तुम्हें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी बताओ। अजीब अजीब से नाम होंगे, देखना। Northern Europe. Norway, Sweden and Denmark. ये तीन मेन है. Countries which basically do not give up about the world, they stay happy in themselves. हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन टॉप करेगा? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। सबसे अच्छी एजुकेशन कहाँ की है? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। सबसे अच्छा एटमॉस्फेयर कहाँ का है? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ये वो है। हर इंडेक्स में क्यों? स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, क्यों? उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो तुम लड़ो मरो, हमें कुछ नहीं, किस पे क्या अटैक करना है, किससे क्या लेना है, हम पहले ही कुछ, हमें कुछ मतलब नहीं। ये ऐसी वाली कंट्री है, ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो। कंट्रीज विच डू नॉट गिव अप टू द वर्ल्ड, ओके। रिकॉर्ड नहीं होती तो मैं अच्छे से बताता हूँ, ओके। तो ये होती है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। क्या सबको याद रहेंगी? चैट बॉक्स में बता दो। Yes, होती है। अच्छा, वैसे वो ब्रूनो जो था वो किसका सीईओ था? बिठा लो उसको भी, क्लैट करवा लेते, उसको बहुत इंटरेस्ट है। IUCN full form I don't remember. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, चलो। तो लीगल प्रोविजंस क्या है मैरिटल रेप को? मैरिटल रेप को एक एग्जेम्पशन बना रखा है, एक्सेप्शन। किसका? सेक्शन 375 का, ठीक। 375 में क्या है? एग्जैक्ट लाइन के सेक्शन 375 क्या बोलता है? exempts forceful sexual intercourse by a man with his own wife. own wife का मतलब तो खुद ही की होता है, तो ठीक। तो
own wife from offense of rape provided that the wife is above 15 years of age. अब मुझे यहाँ पर एक लूप होल दिखता है इंडियन पीनल कोड में, अगर वो ऑलरेडी तुम्हारी वाइफ है तुम अज्यूम नहीं कर सकते कि उनकी शादी लीगल एज की होगी और वो 21 के ऊपर होंगे। 15 साल का डालने का क्या सेंस बनता है? अगर 15 से नीचे है तो लूप होल बना दिया कि इसका रेप कर सकते हो क्योंकि 15 से नीचे, लेकिन शादी तुम्हारी वैलिड कैसे हुई फिर? ठीक है, तो ये कहीं आपस में उलझ गए हैं, ऑल टुगेदर खुद ही खेल रहे हैं आपस में। पहली बात तो 15 साल की वाइफ कैसे बनी तुम्हारी, 21 में बनेगी। तुम ये लिख भी कैसे सकते हो कि 15 इयर्स ऑफ एज। ठीक, अब उसके बाद इश्यूज क्या है मैरिटल रेप के एग्जेम्पशन में? पहला, अगेंस्ट द बेसिक राइट ऑफ वुमेन। इसका मतलब कि आपकी फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इस सब को वो क्या करता है? वायलेट। इट ऑल्सो डिनाइज द एजेंसी ऑफ देयर बॉडीज टू वुमेन। ठीक, उसके बाद जुडिशियल सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा डिसमल स्टेट में। तो जो भी मैरिटल रेप होते हैं सबसे पहले तो वो रिपोर्ट ही नहीं होते, बहुत कम। घर की बात घर में रहेगी, तुम क्यों इसका राई का पहाड़ा बना रही हो, और ऐसे ऐसे करके सारा दबा दिया जाता है। दूसरा, एनसीआरबी जो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसका जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का पूरा मेथड है बहुत गलत है। वो इन वाइफ्स के पास पहुंच ही नहीं रहे जिनके साथ क्या पता कभी कुछ हुआ हो। पहुंच रहे हैं तो उनका मुंह नहीं खोल रहा कि हम कुछ बोले। हमें पता ही नहीं कितने घरों में कितने मैरिटल रेप हो रहे। एनसीआरबी क्या है? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1986। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके जो हेड है वो विवेक गोगिया है, और ये किसके अंडर रन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कोई भी सरकारी बड़ा डिपार्टमेंट होगा तो वो कहाँ होगा हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली। Delhi. कोई भी पैसे वाला हेडक्वार्टर होगा तो कहाँ होगा? मुंबई। तो फिर कोलकाता चेन्नई क्यों है इतने बड़े शहर? उनको क्या दिया है? चेन्नई में किसका हेडक्वार्टर होता है? आईओसी का शायद। आईओसी सरकारी बहुत बड़ा ऑफिस है। तो बताओ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग कॉपीराइट डिपार्टमेंट का ऑफिस, जो इकलौता दिल्ली में नहीं। इंडियन कॉपीराइट एक्ट और जो कॉपीराइट क्लेम लगते हैं सब चेन्नई में लगते हैं। कोलकाता में किसका है पता नहीं, देखते हैं। ठीक है, तो ये हमको एनसीआरबी का पता लग गया। अब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जो है वो बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस है मैरिटल रेप के केसेस में, और एडमिसिबल प्रूफ नहीं होते क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हें जिस आदमी के खिलाफ कंप्लेंट करनी है वो तुम्हारा पति है, तुम उसी के साथ कोर्ट में जाओगी, उसी के साथ वापस आओगी, उसी के खिलाफ कंप्लेंट करोगी। तो वो तुम सोच लो ना, तुम मम्मी पापा से बोलो कि मम्मी पापा के अगेंस्ट तुम केस लेके पहुंच जाओ कि ये हमें पॉकेट मनी नहीं देते, तुम्हें जाना भी उन्हीं के साथ है, आना भी उन्हीं के साथ है। ठीक है, उन पे तुम कैसे केस कर सकते हो? तो वो एक मॉरल बहुत बड़ी वॉल है जो कि बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर तुम उनको मत कंसिडर करो जो कि बिल्कुल वोक वुमेन है और बिल्कुल ऐसी हैं कि हाँ समाज में आवाज उठाती हैं, ये उनकी बात नहीं हो रही, ये लूप होल्स की बात हो रही है। वो जो घूंघट डाल के अभी भी आज की तारीख में हाउसवाइफ बन के बैठी हैं किसी की, जिनको पता भी नहीं है मैरिटल रेप उनके साथ हुआ भी है कि नहीं हुआ है, ऐसा कुछ होता भी है कि नहीं होता है, उनकी बात हो रही है। तो इंडिया में ऐसा कितना हो रहा होगा हमको पता ही नहीं है, क्योंकि उनको मैरिटल रेप टर्म ही नहीं पता होगा। तो अब जेएस वर्मा कमेटी बनी, किसके बाद बनी? निर्भया केस के बाद 2012 में। फिर उन्होंने क्या बोला, कुछ रिकमेंडेशन दिए थे रेप के ऊपर। अब गवर्नमेंट का स्टैंड मैरिटल रेप के ऊपर क्या है? गवर्नमेंट ने बोला कि अगर हम मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करते हैं तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा और प्राइवेसी भी लोगों की हैम्पर हो रही है। ठीक है, दूसरा कि लीगल प्रोविजंस का बहुत ज्यादा मिसयूज होगा। सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी एक ये, जिसमें क्या दिया गया है, ये हरासमेंट, वो रक्षाबंधन देखी तुम लोग मूवी? नहीं, हम लोग बाइकआउट कर रहे अक्षय हैं। कुमार. बॉयकॉट कर, रेफरेंस भी नहीं दे सकते तुम। चलो, तो बेसिकली तुमने डोमेस्टिक वायलेंस तो सुना होगा। ठीक है, उसी के लिए एक आईपीसी में प्रोविजन दिया गया 498A, जिसमें हस्बैंड और उसके इन लॉज अगर वाइफ पे कुछ अत्याचार करते हैं, कुछ भी करते हैं,
तो आप 498 के अंदर उसको मिसयूज मतलब मिसयूज नहीं यूज कर सकते हो। मिसयूज कहाँ कर सकते हो? ये कोर्ट ने बोला मैरिटल रेप के केस में। वाइफ बोलेगी कि मेरी कंसेंट नहीं ली, तुम कैसे प्रूव कर सकते हो कि बेडरूम के अंदर क्या हुआ? ये चीज, ठीक है। इसमें कोर्ट का सीधा सीधा ये लिखा हुआ था प्रॉपर, मैंने जब उसका जजमेंट पढ़ा था यही वाला, कि यू कैन नॉट इंस्टॉल सीसीटीवीज इन द बेडरूम एंड हेंस यू कैन नॉट प्रूव के क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसलिए मिसयूज हो सकता है बहुत ज्यादा इस चीज का 498A। और 498 के अंदर सजा बहुत बड़ी है अगर इसको तुम प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के साथ लगा, ठीक है। उन्होंने बोला कि अगर हम इसको मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर देते हैं तो बहुत इजी टूल बन जाएगा हस्बैंड्स को हरास करने का, ये गवर्नमेंट ने बोला। अब आगे वे फॉरवर्ड क्या है? मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच इन्होंने अप्लाई करी है कि हम क्रिमिनलाइजेशन की तरफ सोचते हैं, चलो सोचते हैं। फिर सेंटेंसिंग कुड बी डिसाइडेड बाय एन एक्सपर्ट कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ मेडिकल पर्सनल, जो कि बताएगा कि क्या सही में इंटरकोर्स हुआ था। दूसरा, फैमिली काउंसलर्स, जो कि बिहेवियर देख के बताएगा कि क्या लग रहा है इनका कंसेंट हुआ था कि नहीं हुआ था, ये तो कल गले में हाथ डालेगा बस, ठीक है, ये चीज। फिर उसके बाद जजेस ऑब्वियसली, क्योंकि जूरी तो नहीं है, और पुलिस एक्सपर्ट, पुलिस जो सारी बेस्ड ऑन एस्पेक्ट कि उनकी सेक्सुअल हिस्ट्री क्या है, कि हाँ नहीं 4 बच्चे हैं लेकिन आप बोल रहे हैं कि मैरिटल रेप, तो ठीक है हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है, लेकिन आपकी हिस्ट्री उसकी तरफ नहीं इशारा कर रही, ठीक है। नहीं, आप ऑलरेडी 9 बच्चों के पापा हो, अब आपने कंसेंट नहीं लिया, ठीक है, तो ये हो सकता है। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये सारे एस्पेक्ट हैं जिसको कंसिडर किया जा सकता है। अब बिहेवियरल चेंजेस और सारे सिविलियंस और सेंसिटाइजेशन कैंपेन्स, अवेयरनेस कैंपेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इसमें दिया हुआ है कि अवेयरनेस कैंपेन्स ऑन सेंसिटाइजिंग पब्लिक, जो कि मैंने तुमको इशू बताया अभी, कैसा हो सकता है कि किसी को पता ही नहीं होगा उनके साथ क्या हो रहा है, ये सारा इसमें बताया।